औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डेटा के बारे में। तो डेटा हमारे पास क्या होता है? डेटा हमारे पास कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। यानी कि किसी भी सोर्स से हम क्या करते हैं? कोई भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे क्या करना है, खारां के जितने भी कॉलेज स्कूल्स हैं, ठीक है ना, स्कूल्स हैं, मुझे उन सब की इन्फॉर्मेशन चाहिए। मतलब कितने स्कूल में, कितने मिडल स्कूल है, कितने हाई स्कूल है, कितने प्राइमरी स्कूल है, ठीक है ना। तो मुझे इसके लिए क्या करना है? मालूमात लेना है, यानी कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन होता है हमारे पास क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है, ठीक है ना। तो डेटा इज़ अ इन्फॉर्मेशन। डेटा हमारे पास क्या होता है? एक इन्फॉर्मेशन होता है। आर फैक्ट्स कलेक्टेड फॉर अ पर्पज़। या हमारे पास वो हक़ाइक़ होते हैं, वो मख़सूस हक़ाइक़ होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। इट कैन बी नंबर्स। डेटा हमारे पास नंबर्स भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, तस्वीरें, साउंड्स, आवाज़ें भी हो सकती हैं। यूज़ टू लर्न और मेक डिसीजन। मतलब ये जो सारा डेटा हम नंबरिंग करते हैं, वर्ड्स करते हैं, पिक्चर्स करते हैं, आवाज़ें करते हैं, किसके लिए करते हैं? सीखने और डिसीजन लेने के लिए हम करते हैं। यानी कि जो फ़ैसले हम लेते हैं, यानी कि जो कुछ हम सीखते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? डेटा को कलेक्ट करते हैं। फिर आती है हमारे पास डेटा की जो टू मेन ब्रांचेस है। एक है प्राइमरी डेटा और दूसरा क्या है हमारे पास? सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा हमारे पास क्या होता है? प्राइमरी डेटा इज़ अ डेटा। प्राइमरी डेटा हमारे पास एक ऐसा डेटा होता है कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम दी सोर्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़। यानी कि प्राइमरी डेटा हमारे पास एक ऐसा डेटा होता है जिसको हम किसी मखसूस मकसद के लिए किसी सोर्स से हासिल करते हैं, यानी कि किसी के ज़रिए से हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे क्या करना है, पहला जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया वो एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या था कि खारां के मुझे जितने भी स्कूल्स हैं, मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो कुछ ऐसी जगह हो सकते हैं कि वहाँ पर मैं नहीं जा सकता, तो मैं किसी और से पूछूंगा या ख़ुद जाकर। एक होता है किसी और से पूछना, एक होता है ख़ुद जाकर। तो मैं क्या करूँगा, यानी कि डोर टू डोर हर विलेज में जाऊँगा, वहाँ से अपना डेटा क्या करूँगा? कलेक्ट करूँगा। तो ये होता है डायरेक्ट। यानी कि प्राइमरी डेटा में हम लोग क्या करते हैं? डेटा को डायरेक्टली क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, यानी कि डेटा की खसूसियात, ठीक है ना। ओरिजिनल एंड फ्रेश। डेटा हमारे पास क्या होता है? ओरिजिनल होता है, असल होता है, और फ्रेश यानी कि ताज़ा होता है, ठीक है ना। मतलब कि मिसाल के तौर पे इसका मतलब ये निकलता है कि हम किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ से जो डेटा लेते हैं वो हमारे पास फ्रेश डेटा होता है, उसी टाइम का होता है, ठीक है ना। और ओरिजिनल होता है, जिसको हम खुद लेते हैं वो क्या होता है? ओरिजिनल डेटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होता है? कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक स्टडी और रिसर्च। यानी कि डेटा को हम किस लिए कलेक्ट करते हैं? किसी रिसर्च के लिए या किसी मखसूस स्टडी के लिए हम क्या करते हैं? डेटा को कलेक्ट करते हैं। दूसरा है टेक्स मोर टाइम एंड कॉस्ट टुगेदर। यानी कि डेटा जो प्राइमरी डेटा है, प्राइमरी डेटा में हमें क्या होता है? हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, यानी कि हमारा टाइम ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। तो इसका ये मिसाल हम ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मैंने पहला मिसाल दिया था कि खारान के जितनी भी विलेजेस हैं उनमें हमें ये देखना है कि मतलब स्कूल्स कितने हैं, ठीक है ना। स्कूल्स कितने हैं, खारां के टोटल स्कूल्स आप ले लें तो उसके लिए आपको हर विलेज में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। हर विलेज के स्कूल देखने होंगे कि इस विलेज में इतने हैं, इस विलेज में इतने हैं, फिर आपने टोटल वो करना है, अपना इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है? हमें जाना पड़ता है विलेजेस में। तो हर विलेजेस में हम जाएंगे तो मतलब यहाँ से हर विलेज 30-30 मिनट, कुछ विलेजेस है 1 घंटे का, कुछ 1 घंटा 30 मिनट का, कुछ 2 घंटे का। तो उसमें टाइम लगता है, तो इसमें टाइम हमारा क्या होता है? कंज्यूम हो जाता है, यानी कि ज़्यादा टाइम लेता है। और कॉस्ट टुगेदर, यानी कि दूसरा ये क्या होता है? कॉस्टली होता है, ठीक है ना। कॉस्टली क्यों होता है? क्योंकि हम जितनी भी मिसाल के तौर पर विलेजेस में जाएंगे तो वहाँ पर जाने के लिए हमें बाई रोड जाना पड़ता है, यानी कि बाई बस आप कह लें, बाई कार ले लें। तो उसमें क्या होता है? उसमें फ्यूल का ख़र्चा होता है, तो उसमें पैसे भी लग सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स के। दूसरा फिर आता है हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या होती हैं? यानी कि सर्वेज़ में हम क्या करते हैं?
डेटा को यूज़ करते हैं। इसके बाद इंटरव्यूज़ के लिए भी हम डेटा को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये इंटरव्यूज़ में किस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक कंपनी है, उस कंपनी में मतलब एक वैकेंसी है कुछ पोस्टों की, तो वो क्या करता है, एडवर्टाइज़ करता है कि फ़लाना फ़लाना पोस्टें खाली है। तो फिर उसके लिए वो क्या करता है, लोग अपना फॉर्म सबमिट फिल करते हैं, जमा करते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या करता है, कंपनी एक डेट देता है, उस डेट को कॉल करता है कि इस डेट को आ जाए, आप लोगों का इंटरव्यू है। तो उस इंटरव्यू के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी डेटा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात यानी कि होती हैं, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्राइमरी डेटा का यूज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंट, तजुर्बात हमारे पास जितने भी होते हैं, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्राइमरी डेटा का यूज़ करते हैं। डेटा की जो दूसरी टाइप हमारे पास मेन टाइप है वो है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी डेटा इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा दैट वाज कलेक्टेड बाय समवन, यानी कि सेकेंडरी डेटा हमारे पास पहले से मौजूद डेटा होता है। ये डेटा हमारे पास पहले से मौजूद होता है जो किसी और शख्स ने किसी और मकसद के लिए इसको क्या किया, जमा किया होता है, ठीक है ना। कोई भी शख्स किसी मकसद के लिए, किसी पर्पज़ के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है ना। someone else for a different purpose, मुख्तलिफ मकासद के लिए लेता है, बट कैन बी यूज्ड फॉर रिसर्च, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो हम किसी दूसरे ज़राए से या किसी दूसरे शख्स से क्या करते हैं, हासिल कर लेते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऑलरेडी अवेलेबल, ये हमारे पास पहले से मौजूद होता है। सो इट सेव्स टाइम, तो ये टाइम्स बचाता है, क्योंकि हमारे पास ये डेटा होता है पहले से मौजूद होता है, ठीक है ना। पहले से हमारे पास होता है तो इसमें हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये क्या करता है, टाइम को सेव करता है। लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू प्राइमरी डेटा, ठीक है ना। तो इसमें कम पैसे लगते हैं, ठीक है ना। इस डेटा को कलेक्ट करने में, सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने में हमें क्या करते हैं, कम पैसे लगते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें कहीं जाना नहीं होता, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से मौजूद होता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो प्राइमरी डेटा है उसके लिए हमें जाना पड़ता है किसी जगह पर, वहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। तो इसलिए ये उसके मुकाबले में इसमें ख़र्चा कम आता है। मे नॉट बी स्पेसिफिकली टेलर्ड टू करंट नीड, असल मतलब इसका ये होता है कि असल तहकीक के मकसद से मुख्तलिफ हो सकता है। असल जो हम रिसर्च करते हैं तो उसकी जो मकासद हैं उससे ये क्या होता है, मुख्तलिफ भी हो सकता है। और दूसरे पर आ जाता है इसके एग्जांपल्स, यानी कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं। जो हमारे पास सेकेंडरी डेटा है, इसकी पहली एग्जांपल है रिसर्च पेपर। जो रिसर्च पेपर हम लोग बनाते हैं ये हमारे पास होता है। दूसरा गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट जो सरकारी रिपोर्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट जो रिपोर्ट्स बनाता है तो वो क्या है हमारे पास, वो सेकेंडरी डेटा की मिसाल है। न्यूज़ आर्टिकल, जो न्यूज़ छपी होती है, न्यूज़ हम कहाँ से लेते हैं, हम किसी अखबार से लेते हैं ना, न्यूज़पेपर से लेते हैं। दूसरी तरफ बुक है, ठीक है ना, और ऑनलाइन डेटाबेस है, ये भी क्या है, ये हमारे पास मिसालें हैं किसके, सेकेंडरी डेटा की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या होता है, क्लासिफिकेशन इन स्टैटिस्टिक्स रिफ़र टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड ग्रुपिंग रॉ डेटा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक जैसी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, एक जैसी जो खुसूसियात वाली चीज़ें होती हैं उनको हम क्या करते हैं, उनकी कैटेगरी बनाते हैं, ठीक है ना, उनको हम अलग रखते हैं, ठीक है ना, उनको हम अलग ग्रुप बनाते हैं, उनको हम अलग क्या करते हैं, रखते हैं। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लें, हमारे मिसाल के तौर पर घर है, ठीक है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, किचन में मतलब हम क्या करते हैं, सारी बर्तनें रखती हैं, तो हमने क्या किया, बर्तनों की क्लासिफिकेशन की। जो तमाम एक जैसी खुसूसियात वाली चीज़ें होती हैं उनको हम क्या करते हैं, अलहदा करते हैं और उनको कहीं जगह पर रख देते हैं, तो वो क्या कहते जाता है, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा है कि जानदारों में क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो दूसरी जो जितनी भी चीज़ें हैं उनमें क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, कि मतलब दर्जाबंदी करते हैं। मतलब बर्तनें एक साइड रख दिए, बुक्स हमने एक साइड रख दिए, ठीक है ना, टेबल को एक साइड रख दिया। टेबल्स जितने होते हैं, मिसाल के तौर पर क्लासरूम में चेयर्स होते हैं, उनको हमने क्या करना है, उनको हमने अलहदा कर दिया, ठीक है ना, वाइट बोर्ड को सेपरेट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या होगी, क्लासिफिकेशंस होगी।
नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन की टाइप्स कितनी हैं, कौन कौन सी हैं। पहला जो है हमारे पास है क्वालिटिव क्लासिफिकेशन, यानी कि मियारी दर्जाबंदी, ठीक है ना, बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारे पास किस पर होता है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ों की जो सिफ़ात होती हैं, ठीक है ना, जो खसूसियात होती हैं, इसमें ये उस पर बेस करता है, ठीक है ना। क्वालिटिव में हम क्या करते हैं, किन चीज़ों को देखते हैं, उनकी सिफ़ात को देखते हैं, ठीक है ना। फिर इसकी मिसाल कौन सी, जेंडर है, ठीक है ना, ब्लड है, ग्रुप है, नेशनलिटी यानी कि कौमियत है, ठीक है ना, मतलब कोई कौन नेशनलिटी की बुनियाद पर, ग्रुप की बुनियाद पर, ब्लड है, जेंडर है, इसकी बुनियाद पर हम दर्जाबंदी करते हैं। तो उस दर्जाबंदी को हम क्या कहते हैं, क्वालिटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं, यानी कि किसी नेशनलिटी, कौमियत किसी की सिफ़ात होती है, ग्रुप भी क्या होती है, सिफ़ात होती है, ब्लड भी होती है, जेंडर भी होती है। तो उनकी सिफ़ात पर जैसे फ़ीमेल को हमने अलहदा कर दिया, मेल को अलहदा कर दिया, इन दोनों की क्लासिफिकेशन कर दी, तो ये क्या हो गया, क्वालिटिव क्लासिफिकेशन हो गई। दूसरा हमारे पास क्या है, क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ये बेस करता है किस पर, न्यूमेरिकल। अच्छा, तो इसका दूसरा टाइप हमारे पास है, दूसरा टाइप क्या है, क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन, यानी कि क्वांटिटिव लफ्ज़ क्वांटिटी है, मिकदार है, ठीक है ना। लफ्ज़ क्वांटिटी से हमें पता चलता है कि मिकदारों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होती है हमारे पास, बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं उनके ऊपर बेस करता है। जैसे कि एज है, किसी का एज कितना है, 16 है, 17 है, 18 है, 20 है, 30 है, 25 है, तो ये क्या होती है, नंबर की शक्ल में होती हैं। जैसे कि इनकम है, कोई सैलरी लेता है, कितना लेता है, 40,000 लेता है, 50,000 लेता है, 60,000 लेता है, लाख लेता है, ठीक है ना, 1,20,000, 1,30,000, तो इनकम, ठीक है ना। इनकम भी इसमें आता है क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन में। हाइट है, हाइट कितना है, 5 है, 6, 5.2 है, 5.3 है, तो ये सारी हमारे पास क्या हो गई, क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन हो गई। क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन वो होती है जिसमें हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बेस पर करते हैं। फिर हमारे पास है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या होती है, बेस्ड ऑन टाइम, ये टाइम पर, वक्त पर बेस करता है। जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर ईयर्स, मतलब इसमें पॉपुलेशन क्या होती है, हम पॉपुलेशन जो आबादी है, ठीक है ना, हमारे जैसे मुल्क की आबादी हमने मिसाल के तौर पर 10 साल में लेते हैं, 10 साल बाद लेते हैं, ठीक है ना। तो हर 10 साल में इसकी आबादी बढ़ती है या घटती है, मतलब ग्रोथ होती है ना, बढ़ती है, तो कितने सालों के हिसाब से बढ़ती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। दूसरा इसका चौथा इसका हमारे पास क्या है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन, ये लोकेशन पर बेस होती है, ठीक है ना। जैसे कि लिटरेसी रेट इन डिफरेंट कंट्रीज़, यानी कि जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ होते हैं उनमें जो शरह तालीम है वो कितनी है, मतलब इसमें लोकेशन क्या होगी, एक पाकिस्तान, लिटरेसी रेट इन डिफरेंट कंट्रीज़, पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कितना है, इंडिया में कितना है, चाइना में, मतलब चाइना में लिटरेसी रेट कितना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मान लेते हैं पाकिस्तान में 51% है, ठीक है ना, इंडिया में 70% ले लें, चाइना में 99% ले लें। तो ये जो लोकेशंस हैं, चाइना एक कंट्री, एक लोकेशन मतलब हो गया, इंडिया एक लोकेशन हमारा हो गया, पाकिस्तान एक लोकेशन हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह ये क्या कहलाता है, जियोग्राफिकल कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि दूसरा इसमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन मेक्स डेटा ईजियर टू स्टडी। क्लासिफिकेशन जो हमारे पास जितनी भी डेटा होती है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होता है, तो ये क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, आसान बना देता है। किसी भी डेटा को हम पढ़ते हैं थ्रू क्लासिफिकेशन, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान होता है। कंपेयर एंड एनालाइज फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, यानी कि इसमें जो कंपैरिजन हम करते हैं, जो एनालाइज करते हैं, तज्जिया करते हैं, ये क्या करते हैं, उनमें बेहतरीन डिसीजन बनाने में हमें क्या करते हैं, मदद देता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की मकासद, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा इफ़ेक्टिवली। जो दर्जाबंदी होती है, क्लासिफिकेशन होती है, वो डेटा को अच्छे यानी कि मौसर तरीके से, डेटा को क्या करता है, मौसर तरीके से
एनालाइज करने में क्या करता है, हमारी मदद करता है, ठीक है ना। इट्स मेन एम्स इंक्लूड, इसकी जो मेन हमारे पास एम्स मकासद होते हैं वो क्या होते हैं। पहला हमारे पास क्या होता है, सिंप्लीफाइंग डेटा। सिंप्लीफाइंग डेटा में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू अ स्ट्रक्चर फॉर्म। जो रॉ डेटा होती है उसको हम क्या करते हैं, रॉ डेटा को हम मुनज़्ज़म शक्ल में, एक अच्छी मतलब शक्ल में, एक अच्छी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में उसको क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें, ठीक है ना। इनकी जो मुश्किल डेटा होती है उसको हम क्या करते हैं, आसान डेटा में उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, आसानी से उसको ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि बहुत सी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं आपके कमरे में, तो आप क्या करते हो, मिसाल के तौर पर आप बर्तनों को एक साइड पे रख देते हो, बुक्स को एक साइड पे रख देते हो, तो आपने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। तो क्लासिफिकेशन की मदद से क्या हो गया, आपको चीज़ों को समझने में, मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा जाओ मिसाल के तौर पर बुक लाओ, फलाना बुक लाओ, आप तो आप क्या करोगे, जहाँ पर आपने बुक रखी हुई आप जाकर वहाँ से बुक उठाकर लाओगे। तो क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने इसको क्लासीफाई किया, पहले गलत मतलब बेतरतीब रखे हुए थे, आपने क्लासीफाई किया, तो आपको वो चीज़ वो ढूंढने में क्या हो गई, आसानी पैदा हो गई। अभी मैं कहूँगा कि एक बर्तन लाओ, तो आप जहाँ पर आपने बर्तनों को रखा है वहाँ पर उनकी क्लासिफिकेशन की, तो आप वहाँ से बर्तन उठा कर लाओगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या करता है, हमारे लिए आसानी पैदा करता है, ठीक है ना। बेटर एनालिसिस यानी कि बेहतर तजिया, कोई भी हम बेहतरीन जो तजिया करते हैं, ठीक है, एनालिसिस करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये उसको मतलब उसको फराहम करने के लिए हमारी मदद करता है, ठीक है ना। और चौथा इसके बाद है आइडेंटिफाइंग पैटर्न, यानी कि जो भी पैटर्न हमें दिया गया है तो उस पैटर्न को पहचानने में हमारी मदद करता है। रिवील ट्रेंड्स, रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स इन डेटा, यानी कि जो ट्रेंड्स होते हैं, ट्रेंड्स को रिवील करने में, रिलेशनशिप्स को और पैटर्न्स को, ठीक है ना, किसी भी डेटा का जो पैटर्न्स होते हैं उनको रिवील करने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। पांचवा है इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग, यानी कि अच्छी डिसीजन मेकिंग, जो हम मतलब जो भी डिसीजन लेते हैं, किसी भी डिसीजन को, हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो किसके क्लासिफिकेशन के थ्रू हम एक इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, मतलब स्पोर्ट्स इन्फॉर्म्ड एंड लॉजिकल कंक्लूजन, ये में क्या करता है, स्पोर्ट्स हमारी मदद करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, और लॉजिकल कंक्लूजन जो होती है उनको हल करने के लिए हमारी मदद करता है, ठीक है। तो चलिए हमारे पास हो गए एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होता है, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड वे by showing how often each value of a range of values occurs in details। तो इसमें हम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास एक ऐसा स्टेटिस्टिकल तरीका होता है, ठीक है ना, जो डेटा को मुनज़्ज़म करने में और उनको तरतीब देने में, ऑर्गेनाइज करने में क्या करता है, के लिए इस्तेमाल होता है। और ये हमें क्या दिखाता है, डेटा हमें ये दिखाता है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये दिखाता है कि किसी डेटा सेट में कोई मखसूस चीज़ें हैं, ठीक है ना, उनका सिलसिला कितनी बार ज़ाहिर होता है, कोई भी चीज़ है वो कितनी बार आया हुआ है, ठीक है ना, उनका सिलसिला। ये डेटा में रुझानात, यानी कि हमारे पास जितने भी डेटा में रुझानात होते हैं, ठीक है ना, तो उनको रुझानात को और जो हमारे पास नमूने होते हैं उन नमूनों को तज्जिया करने में क्या करता है, हमारी मदद करता है, ठीक है ना। जो ट्रेंड्स होते हैं, नमूने ट्रेंड्स यहाँ पर ले लें, ठीक है ना, जो ट्रेंड्स होते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए से हम उनका तज्जिया कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरा इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, इफ़ वी कलेक्ट द एजेस ऑफ 100 पीपल, अगर हम 100 लोगों की एजेस का क्या करें, कलेक्ट करें, 100 लोगों की एजेस को कलेक्ट करें, ग्रुप देम इनटू कैटेगरीज, अगर उनको ग्रुप करें किसी कैटेगरीज में, तो हम क्या कहते हैं, 10 से 20 साल वाले बच्चे, यानी कि 21 से 30 साल वाले बच्चे। तो इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरह है कि आपने क्या करना है, उनको एक तरतीब देना है, ठीक है ना, एक तरतीब से, मतलब 10 से 20 साल वाले कितने बच्चे हैं, 21 से 30 साल वाले बच्चे कितने बच्चे हैं, ठीक है ना, लोग हैं, ठीक है। फिर द नंबर ऑफ़ पीपल इन ईच कैटेगरी प्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी, और आर जो मतलब मिसाल के तौर पर आर मतलब जो होता है हमारे पास, द नंबर ऑफ़ पीपल इन ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी में जो स्टूडेंट जो लोग होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी को
रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास है स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बनाते हैं तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। पहला हमारे पास स्टेप क्या है, कलेक्ट डेटा, यानी कि डेटा को कलेक्ट करें। कोई भी इंफॉर्मेशन आपने लेनी है किसी भी चीज़ के बारे में तो मतलब आप एक दो इंफॉर्मेशन यहाँ से लोगे। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा फ़लाना बंदा कैसा है, तो कोई मुझे बताएगा अच्छा है, कोई कहता है मतलब फ़लाना फ़लान जाता है, ये काम मतलब पढ़ाई में अच्छा है, कोई कहता है मतलब झूठ नहीं बोलता, कोई कहता है ये है। तो ये क्या हो गई, सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। सारी इन्फॉर्मेशन को मैं क्या करूँगा, कलेक्ट करूँगा, ठीक है ना। सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करूँगा, कलेक्ट करूँगा। तो पहला हमारे पास क्या होता है फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्शन में, पहला जो स्टेप है वो है कलेक्ट डेटा, यानी कि डेटा को आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है। जो भी मालूमात आपने आपको मिला है आप क्या करोगे, इसको कलेक्ट करोगे, एक साथ लिखोगे। मतलब इस यहाँ से कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, दूसरा इन्फॉर्मेशन उधर से मिल गया, तीसरा उधर से मिल गया, आप क्या करोगे, इन सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करोगे। तो पहला स्टेप हमने पढ़ लिया। दूसरा इसका स्टेप क्या है, डिटरमाइन द रेंज। हमने क्या करना है, इसका रेंज बताना है। जो भी डेटा हमें दिया गया है उसका हमने क्या करना है, रेंज बताना है। तो रेंज बताने के लिए क्या करते हैं हमें, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज़ इन द डेटा सेट, यानी कि जो हमारे पास डेटा होता है उस डेटा में हमने क्या करना है, सबसे जो बड़ी रकम होती है, याद रखें सबसे बड़ी रकम। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, सबसे बड़ी नंबर हमारे पास आ गई है 16, ठीक है ना। लार्जेस्ट वैल्यू है, ठीक है ना, लार्जेस्ट वैल्यू। फिर जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू, फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा है उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गया है 30, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, इसका रेंज मालूम करना है ना। तो रेंज को हम आर से डिनोट करते हैं, आर इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू, मैं यहाँ पर एल लिखता हूँ, एल जी, एल वी, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू क्या कहलाता है, हमारे पास रेंज कहलाता है। तो इसका रेंज हम इस तरीके से फाइंड करते हैं, जैसे कि 96 मैंने कहा था कि लार्जेस्ट वैल्यू है 96 माइनस 30, 96 से 30 निकालो, जितना बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास ये है कि डिसाइड द नंबर ऑफ़ क्लासेस। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ क्लासेस होते हैं उसको डिसाइड करना है। चूज़ द नंबर ऑफ़ ग्रुप्स, अभी हर जो ग्रुप होता है उसके लिए नंबर चूज़ करने हैं, ठीक है ना। हमने वो करना है, उसका जो है क्लासेस कितने बनाने हैं ये हमने क्या करना है, डिसाइड करना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक सेट क्लास इंटरवल यानी कि थैली, तो इसमें मैंने थोड़ा तरतीब हमारा वो हो गया। तो जो छठा है हमारा कैलकुलेट द क्लास विड्थ, ये चौथा स्टेप है, ठीक है ना। यूज़ द फार्मूला राउंड अप इफ़ नीडेड, ये इसमें एक फार्मूला होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसी क्वेश्चन में मैं फार्मूला आप लोगों को भी बताऊँगा और इसका इस्तेमाल भी बताऊँगा कैसे हम क्लास विड्थ मालूम करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास क्लास इंटरवल। डिफाइन क्लास लिमिट्स, क्लास लिमिट्स जो होती हैं उसको डिफ़ाइन करें, ठीक है ना। जैसे कि क्लास लिमिट्स हमारा कहाँ से शुरू होता है, 10 से 20 तक, 21 से 30 तक, ठीक है ना। एंड इंश्योर द इंटायर डेटा, यानी कि 10 से 20, 21 से 30 मतलब इसी तरह चलता है। ये पूरी डेटा को क्या करता है, कवर करता है। ये पूरी डेटा को क्या करता है, कवर करता है। फिर जो है हमारे पास ये छठा हो जाएगा, ठीक है। छठा हमारे पास क्या है, टैली है, टैली मार्क्स। काउंट हाउ मैनी वैल्यूज़ फेल इनटू ईच क्लास एंड रिकॉर्ड द फ्रीक्वेंसी। अभी हमने क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसीज़ हुई हैं, मिसाल के तौर पर किसी में 6 फ्रीक्वेंसीज़ आई हैं, तो हमने क्या करना है, इसका टैली बनाना है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं टैली भी बताऊंगा, टैली हम किस तरह लेते हैं, तो टैली का भी तरीका मैं बताऊंगा। तो छठा हमारा स्टेप क्या हो गया, इसमें टैली बनाना हो गया, ठीक है ना। फिर एक और है हमारे पास, वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास क्या होता है, तो उसमें ये होता है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसी का फ्रीक्वेंसी मिसाल के तौर पर 6 आ गया ना, इसका 7 है, इसका 8 है, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसीज आ गए। अभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF, ठीक है ना, CF। तो पहले का इसका क्या है, 6 है, तो ये 6 हो गया। तो दूसरे का हमने मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी जो 6 है इसको जमा करेंगे किसके साथ, 7 के साथ। ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ,
CF मालूम करने का, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करने का। तो ये 13 हो गया, तो 13 को हम इधर लिखेंगे, 13 प्लस कितना है 8 है, ये कितना हो गया 21 हो गया। इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के लिए, तो ये हमारे पास ये स्टेप हो गए। इसमें ये है कि जो हमारे पास एजेस हैं, कोई आई स्कूल है, ठीक है ना, एक आई स्कूल है, इसमें टीचर के जो एजेस हैं हमने क्या करना है, उनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका जो ये डेटा है हमें दिया गया, एक का एज 23 है, एक का 51 है, एक का 42 है, एक का 45 है, एक का 52 है, अप टू सो ऑन इसी तरह 38 तक आ जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेंज देखेंगे। रेंज के लिए हम क्या करेंगे, रेंज में हमारे पास सबसे पहली जो लार्जेस्ट वैल्यू है, जो लार्जेस्ट जो एज है, ठीक है ना, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट एज एक कितना है, यहाँ पर हम देखेंगे 23 सबसे बड़ा कौन सा, नहीं ये 50 है, 62 है, ये छोटे है, 38 कौन सा है, ये 65 है, ये 65 है। तो ये 65 सबसे बड़ी रकम है, ठीक है ना। फिर जो है लोएस्ट यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, सॉरी स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट के लिए हम देखेंगे सबसे जो छोटी रकम है वो कौन सी है, हमारे पास 23 है। तो 23, ठीक है ना, 23 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है ना। फिर इसका रेंज फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करना था, इसका जो स्टेप था ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, उसके लिए जो स्टेप्स थे, स्टेप्स मैंने पढ़ाए थे, उसमें सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था, रेंज मालूम करना है। वो मैंने इधर ही पढ़ाया है, उसका पहला जो स्टेप है वो है रेंज। तो रेंज में क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट मैं तो लार्जेस्ट लिखूँगा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 65 है, तो इधर आर लिखें, आर मतलब रेंज। लार्जेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 65 है, 65 फिर माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हमारे पास 23 है, तो 23। तो रेंज इसका क्या होगा, 65 में से 23 निकालें, 5 में से 3 निकालो बकाया 2 हो गया, 6 में से 2 निकालो बकाया क्या हो गया 4 हो गया, तो 42 आ गया। अभी इसके बाद रेंज हम लोगों को मिल गया। रेंज के बाद हमने क्या करना है, इसकी क्लासेस देखने हैं, क्लासेस या ग्रुप्स, ठीक है ना, क्लासेस या ग्रुप्स। तो इसके क्लासेस के लिए कोई ख़ास हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यानी कोई वाज़ेह रूल नहीं है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको बेहतर लगे आप वो ले सकते हैं। यानी कि आप ऐसा ना लेने कि आपका टेबल बहुत बड़ा हो जाए, या कोई बड़ा रकम ले लिया तो आपका टेबल क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, 3 लाइन में, मतलब यहाँ से ये इस तरह टेबल बनेगा, इस तरह भी ना हो, या ऐसा भी ना हो कि पूरा इस पेज को कवर कर जाए। मतलब आपने ऐसा करना है, एक ऐसा नंबर लेना है कि मतलब अपने ऐसा गैप देना है जो आपका टेबल सूटेबल हो, ठीक है ना, न ज़्यादा बड़ा हो न ज़्यादा छोटा हो, ठीक है ना। तो ये ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो डेटा दिया गया मैं इसके लिए 5 नंबर का गैप लूँगा। ये 5 का मैंने गैप लिया, ये आप अपने से ले सकते हैं। मैंने कहा कि मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ही बड़ा हो जाए या बहुत ही छोटा हो जाए, ठीक है ना। अगर मैं मिसाल से 10 का लूँगा, 20 का लूँगा तो 2-3 लाइन में, अगर मैं 2 नंबर का गैप ले लूँगा तो वो क्या हो जाएगा, क्लासेस का गैप लूँगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इस पेज पे पूरे कवर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद है क्लास विड्थ का मैंने बताया था कि जब इसका टाइम आएगा मैं आपको फार्मूला और उसका तरीका बताऊँगा। तो इसका फार्मूला ये होता है कि जो रेंज है हमारे पास, रेंज क्या है 42 है, ये 42। अभी जो क्लासेस हमने लिए हैं, ग्रुप लिए हैं, कितने ग्रुप लिए 5, तो इन्हें क्या करना है 5 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8.4 आ जाएगा, 8.4 आ जाएगा। 8.4 को जो आप इसका अप्रोक्सीमेशन लोगे वो क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इनके करीब 3 जाओ तो 9, ठीक है ना, तो 9 आ गया। तो अभी 9 का हमने क्या करना है, गैप देना है नंबरों के दरमियान।
5 हमने इसके टेबल बनाने हैं और 9 का गैप देना है 9 नंबर का। तो 9 का नहीं हो तो बेसिकली 10 का होता है, ठीक है ना। 10 इसके लिए सूटेबल रहेगा, ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इसका ग्रुप बनाते हैं, फिर आप लोग समझ में आ जाएगा। तो पहला हमारे पास क्या हो गया, क्लासेस हो गया। दूसरा हमारे पास फ्रीक्वेंसी एफ हो गया, फिर थैली हो गया, फिर सी एफ हो गया, सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लासेस का मैंने क्या कहा था, आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है ये क्या है, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 20 है ना। तो हमने ऐसा नंबर लेना है जिसमें 20 कवर हो जाए। अगर मैं 22 लूँगा तो 22 से कवर होगा, लेकिन मतलब मेरा तरतीब सही नहीं होगा। मैं 20 लूँगा तो 20 मेरा सही आ जाएगा, ठीक है ना। 20 लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके नीचे जो आप ऐसा करो जहाँ वहाँ से ले लो कि आपके पास 0 आ जाए या 5 से, ठीक है ना, 0 या 5 हो। अभी कैसे, अगर मैं देखूँगा कि मिसाल के तौर पर हमारा आखिरी डिजिट क्या है, 3 है, ठीक है ना। अगर आखिरी डिजिट 5 तक आ रहा है तो मैं 5 वाला लूँगा। अगर मिसाल के तौर पर 5 से ऊपर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो उसके लिए मैं 0 वाला टर्म यूज़ करूँगा। तो अभी ये 20 है ना, मैं इस 2 को लिखूँगा, ठीक है ना। ये 3 है, यानी कि 5 से छोटा है, 5 से छोटा हो जाए। जब 5 से छोटा हो जाए तो 0 वाला 20 हो गया। तो हम कहाँ से लेते हैं, यहाँ पर 20 से लेकर कितने तक, 29 तक, ठीक है ना। 20 से 29 तक, 20 से 29 तक आ जाएगा। फिर कहाँ से 30 से 39 तक, फिर 40 से 49 तक, फिर 50 से 59 तक, फिर 60 से 69 तक, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टोटल TOTAL टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। अभी हो गए। अभी हम देखेंगे कि 20 से 29 तक यहाँ पर कौन कौन सी ये जो डेटा है हमारे पास, ये 23 एक आ गया, यानी कि 20 से 29 के दरमियान, 20 और 29 के दरमियान 23 आता है, एक हो गया। फिर 23 हो गया, फिर देखते हैं 29 है, 29 तक है ना, ये 2। फिर देखते हैं 28, ये 3। फिर ये है, ये 1 2 3, ये 4, ये 5 भी, 24 भी आता है 20 से 29 के दरमियान। फिर क्या हो गया, 5 हो गए, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गए, तो इधर क्या लिखना है, 5। फिर इसके बाद 29 से 39 तक देखना है, 29 से 39 तक, 30 से 39 तक कौन सा है हमारे पास, एक है 35, एक, ये 2, ये 3, ठीक है ना, 3, ये 4, 31। फिर इसके बाद 4 या 4 5 6 7 और 7 कौन से हो गया, 1 2 3 4 के बाद 5 6 7 8 हो गए, तो ये 8 आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर देखना है ना 30 से 39 के दरमियान कितने दाने आते हैं, 8 दाने आते हैं, तो 8 लिखना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद 40 से 49 के दरमियान देखना है, 40 से 49 में कौन सा है, एक है हमारे पास 42 1 और 42 45, फिर हमारे पास दोबारा 45, ये 3 हो गए, ठीक है ना। 46, ये कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 ये 5, ये 6 7 8 के बाद ये 9 हो गए, ठीक है, ये 9 हो गए, तो 9 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमारे पास क्या है, 50 से 59 कौन सा है, ये 51 है, एक 1 और 59 ये 2, ठीक है ना, और 50 है ये 3, 1 2 3, ये 4, ठीक है ना, 4। फिर कौन सा है,
5, ये 6, बाकी इस लाइन में नहीं है। ये 6 हो गए, ये 6, ठीक है ना। फिर क्या करना है, फिर हमें क्या देखना है, फिर हमें ये देखना है कि 60 से 69, 60 से 69 कौन सा है, एक ये 62 है 1, और इसके बाद 65 है, ये 2, 62 और 65 इस लाइन में भी और नहीं है, इस लाइन में भी और नहीं है, इस लाइन में भी और नहीं है, यानी कि 2 आ गए, तो ये 2 आ गया, ठीक है ना, 2 है। नेक्स्ट है हमारे पास टैली मार्क्स। टैली मार्क्स से मैंने टैली लिखा, टैली भी लेकिन टैली मार्क्स लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टैली है, ठीक है। तो टैली में कितनी हमारे पास 5 है, तो हमने क्या करना है, ये इस तरह लाइन खींचनी है, 1 5 है, 1 2 3, ये 4 हो गए, 4 हो गए ना। फिर इसको इस तरह करो, ये क्या होगा 5, ठीक है ना, ये 5 हो गए, ठीक है ना, ये इसका टैली हो गया। इसमें देखें ये कितनी 8 है, 1 2 3 4 हो गए, 4 के बाद हम क्या करेंगे, ये करेंगे, ये 5, 1 2 3 4 5, फिर 6, ठीक है ना, 6 7 8, ये 8 हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद इसका कितनी 9 है, ठीक है ना, इसका कितना है 9 है, तो 1 2 3 4, अभी 5 आएगा, तो ये 5, ठीक 5 हो गया, ये 6 7 8, ये 9, ठीक है ना, 9 हो गया, ठीक है। फिर कितनी है इसकी 6 है, 1 2 3 4, ये क्या हो गया 5। फिर इसकी कितनी है 2 है, तो 1 2, ठीक है ना, सॉरी इसके 6 होते हैं, तो ये हो गया, ठीक है ना, 6, अभी 6 बराबर हो गया। तो अभी हमने क्या करना है, CF मालूम करना है, तो CF के लिए 5 एज इट इज़ आ जाएगा, तो पहले मैंने समझाया था, अभी 5 है, तो नेक्स्ट यही 5 को हम ऐड करेंगे किसके साथ, 8 के साथ, 8 के साथ कितना होगा 5 और 8 13, फिर क्या हो जाएगा 13 है, जमा 9 करेंगे कितना हो जाएगा 21, 13 और 9 9 12 22 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 22 को 6 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 28 को ऐड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 हो गया। तो इसके बाद देखते हैं इनको जमा करो, 5 और 8 13, 13 और 9 22, 22 और 6 28, 28 और 2 30, यानी कि 30 ये भी आ गया, 30 ये भी आ गया, ये दोनों इक्वल हो गए, तो आपने क्या किया है, सही निकाला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है मेक द टेबल ऑफ, इसका टेबल जो क्वेश्चन है हमने क्या करना है, इसका टेबल बनाना है। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, इसका रेंज मालूम करते हैं, ठीक है ना। तो रेंज मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, रेंज मालूम करने के लिए हम इसका लार्जेस्ट वैल्यू देखते हैं, ठीक है ना। इसका लार्जेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, इसका लार्जेस्ट वैल्यू हम देखें 45 48 है, 52 53, फिर छोटे हैं 53 है, इसका लार्जेस्ट वैल्यू वो क्या है, लार्जेस्ट है वो 53 है, 53 है। और स्मॉलेस्ट जो इसका है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट हमारे पास कौन सा है, देखें 28 है, 16 है छोटा, यहाँ पर इस लाइन में कोई छोटा नहीं, 18 है जो बड़ा है, 16 से 25 है, इसमें भी नहीं है, इसमें 17 है, वो 16 है, ठीक है, मतलब सबसे छोटा हमारे पास 16 है, ठीक है ना, ये 17 है और कोई छोटा नंबर नहीं, सबसे छोटा हमारे पास क्या है 16 है। तो अभी हमने क्या करना है, इसका रेंज मालूम करना है। रेंज को मैं इस बार डायरेक्ट 8 से लिखूँगा, रेंज क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू, मैं लार्जेस्ट लिखूँगा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास कौन सा है, लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 53 है, ठीक है ना, तो 53, फिर माइनस स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट हमारे पास कौन सा है, स्मॉलेस्ट हमारे पास 16 है, तो 16, तो ये रेंज हो गया। तो अच्छा 53 में से 16 निकालो, कितना बचेगा, बचेगा हमारे पास 37, ठीक है ना, 37 हो गया। अभी क्लास विड्थ, क्लास विड्थ देखना है इसका, क्लास विड्थ इसका कितना आएगा, तो हमारा ये 37 आ गया, ठीक है ना। सॉरी क्लास ग्रुप करें पहले, क्लास ग्रुप करने के बाद ये आएगा क्लास ग्रुप,
क्लास ग्रुप हमारे पास हमारा अपना मर्ज़ी है, हम किसी का भी ले सकते हैं, मतलब हम सूटेबल ले लेंगे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं 7 लूँगा, ठीक है ना, अपने से 7, यानी कि मतलब कोई मुनासिब हो ना, कोई बड़ा हो, मुझे 7 टेबल का चाहिए, मैं 7 मतलब इस तरह के वाले चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6, इधर एक और करेंगे 7, ये 7 हो गए, ठीक है ना। 7 का मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी क्लास विड्थ आएगा इसके बाद, इसका मैंने 7 इसलिए लिया ना, 7 मुनासिब है, मैंने बड़ा नहीं लिया तो यानी कि बहुत बड़ा हो जाता, ख़त्म हो जाता। अगर इस तरह छोटा लेता तो बहुत छोटा हो जाता, तो गलती का चांस होता, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने इसलिए इसको मतलब 7 का लिया। फिर इसके बाद क्लास विड्थ के लिए हम क्या करेंगे, ये जो रेंज आया है 37 और जो क्लास ग्रुप है 7, इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5.3 आ जाएगा। 5.3 को राउंड ऑफ करो, कितना बनेगा, 6 बनेगा, ठीक है ना। तो इसको अब मैं क्या करूँगा, 6 का गैप दूंगा। अच्छा, अभी इसका देखते हैं, सबसे छोटा जो है 16 है। अभी हमने ऐसा नंबर लेना है मतलब 16 से छोटा हो या 16 के बराबर हो, मतलब 16 से कम ना हो। पिछले में मैंने कहा था कि मतलब 20 से लिया था 0, वो मुझे मोर सूटेबल लगा था। यहाँ पर अब अगर आप करोगे तो 15 से ले लो, मसला नहीं है। अगर मैं फिर 16 से लेता हूँ, 15 से ले लें भी कोई मसला नहीं है। अभी 15 से मैं कितने का गैप देता हूँ, मैं देता हूँ 6 का गैप। 16 से कितना, 16 से मैंने लिया है ना, 16 से 21 होगा ना, 6 और 5 और इसमें ऐड करें ना, तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 ऐड करें तो 21 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 21 से इधर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो इसमें 5 ऐड करें कितना हो जाएगा, 27। फिर ये कितना हो जाएगा, 28 में 5 ऐड करें कितना हो जाएगा, 33 में 5 ऐड करें, 34 होगा। 34 में 5 ऐड करें 39 हो जाएगा। 39 से 40 हो गया। 40 में 5 ऐड करें 45 होगा। 45 में 5 40। अच्छा, इसमें 5 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 46। ये 46 होगा। 45 के बाद 40 में 5 ऐड करें 51। फिर 51 एक 52। 52 में 5 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 57। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ मैं भूल गया था, 6 है, मैंने 5 का लिया है, ठीक है ना। 5 शरीती ने 5 का ले तो कोई मसला नहीं, 6 का भी ले लें, कोई मसला नहीं। मैंने इधर 5 में लिया है, फिर 6 बोला था मैंने, फिर 5 में लिया, तो मसला नहीं है इसका, ठीक है। तो अभी देखते हैं 16 से 21। अभी इसका CB बनाते हैं। CB का मतलब होता है क्लास बाउंड्रीज। C से मतलब क्लास, B से बाउंड्रीज। अभी देखें, ये 16 से शुरू हो रहा है, 21 पे ख़त्म, फिर यहाँ 21 पे ख़त्म हो रहा है, फिर 22 से शुरू। कंटिन्यूस नहीं है डेटा, 21 यहाँ पे ख़त्म है, फिर 22 से शुरू है, कंटिन्यूस नहीं है। अभी हमने क्या करना है, इसको कंटिन्यूस बनाना है। तो कंटिन्यूस बनाने के लिए हम CB मालूम करते हैं। CB मालूम करने के लिए क्या करते हैं, ये जो लोअर क्लास लिमिट है, लोअर क्लास बाउंड्री, इसको हम क्या कहते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री 16 है, और इसको कहते हैं अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है ना, अपर क्लास बाउंड्री, और ये लोअर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्री में हम 0.5 माइनस करते हैं, यानी कि इस 16 में से माइनस करो 0.5, 16 में से 0.5 माइनस करते हैं। और एक सवाल में जहाँ पे भी आपको क्लास बाउंड्री का पूछा जाए, जिधर भी, ठीक है ना, कोई भी रकम हो, तो आपने क्या करना है, 0.5 माइनस करना है। तो 16 में से 0.5 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा 15.5, ठीक है ना। याद रखें, हर क्वेश्चन के लिए और उसके लिए भी जो पिछला मैंने पढ़ाया था, उसके लिए भी अगर आप CB निकालोगे तो 0.5 माइनस करो। कोई भी क्वेश्चन हो ना, CB के लिए क्या करोगे, 0.5 माइनस करोगे। तो ये कितना बन गया, 15.5, ये 15.5। और लोअर क्लास से आपने क्या किया, 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस कर लिया। और जो अपर क्लास बाउंड्री है वो क्या है, 21 है, तो 21 के साथ 0.5 जमा करो। अपर के साथ जमा होगा और लोअर के साथ क्या होगा, माइनस होगा। तो ये कितना होगा, 21.5। अगर जमा करोगे तो 21.5, ठीक है ना, 21.5। तो इसमें दोबारा इसमें भी 0.5 माइनस करो, 22 में से 0.5 माइनस करो तो कितना बचेगा, 21.5 बचेगा। तो 21.5 इसमें जमा करोगे 0.5 जमा करो, 0.5 27 में, तो ये क्या आ जाएगा, 27.5 आ जाएगी, रफ वर्क है, ठीक है ना। तो 27.5
27.5 इधर जगह नहीं ले रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आप करोगे 0.5 माइनस करो तो 27 आ जाएगा डायरेक्ट। अभी मैं करता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें करोगे तो 33 पॉइंट जमा करो 0.5, 33.5, 34 में से 0.5 निकालो 33.5 होगा। इसी तरह 39.5 होगा। फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें से 0.5 माइनस करो 39.5 आ जाएगा और ये 45.5 आ जाएगा। इसी में से आपने क्या करना, 0.5 माइनस करोगे तो क्या बनेगा 45.5 और ये क्या हो जाएगा 51.5, ये हो गया, ठीक है। और इसी में करोगे तो क्या आ जाएगा 51.5 आ जाएगा, सॉरी 51.5 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 57.5, ठीक। अभी हम देखेंगे कि 16 और 21 के दरमियान में से 16 और 21 के दरमियान कौन कौन से नंबर हैं और कितने दाने हैं, ठीक है ना। ये हम देखेंगे, एक 19 है 1, 2 और 21 खुद है 3 और इसके अलावा 21 हो गया, 21 कितने हो गए 1 2 3, फिर क्या हो गया हमारे पास 4 हो गया, फिर 5 6 और 6 है, बस 6 आएंगे, ठीक है ना। तो ये 6 हो गया। फिर 22 से 27 के दरमियान कितने दाने हैं, ये आप लोग ख़ुद करो, मैंने किया हुआ है। अगर हिसाब कराओगे तो ठीक है ना, कर लो तो मैच कर लो मेरे साथ, ठीक है ना। तो इसमें इसका क्या है 7 है। आप देख लेना, ये क्वेश्चन है, इसमें से देख लेना कितनी दफ़ा 21 से 22 तक कितने नंबर आए हैं, 7 आए हैं, ठीक है ना। आप देख लें, जैसे कि 21 से 22 से 27 के दरमियान, जैसे कि 23 है, एक ये हो गया, एक क्या 26 है, इस तरह आप गिन लो 7 होंगे, ठीक है ना। ये आप देख लो, ठीक है ना। फिर कोई मसला हो गया मुझसे पूछ लेना। फिर यहाँ पर क्या है 28 से 33 के दरमियान कितने बार आया नंबर, 5 नंबर आए हैं। फिर इसी तरह 34 से 39 के दरमियान कितनी आई हैं, 3 आई हैं। फिर 40 से 45 के दरमियान कितनी आई हैं, 3 आई हैं। फिर 40 से 51 के दरमियान कितनी आई हैं, 3 आई हैं, ठीक है। फिर 52 से 57 के दरमियान कितनी आई हैं, 2 आई हैं, ठीक है ना। फिर थैली इसका बनाओ, थैली कैसे बनेगा, एक 6 है, 1 2 3 4, ये हो गया 5, इस तरह करोगे 5 फिर 6, फिर 7 है, 1 2 3 4, ये 5 ये 6 ये 7, फिर कितनी है 5 1 2 3 4, ये 5, फिर 3 है 1 2 3, ये भी 3 1 2 3, ये भी 3 है 1 2 3, ये 2 है 1 2। फिर इसका CF निकालोगे, 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अभी 6 को 7 के साथ जमा करो, कितना बनेगा 6 और 7 13, ठीक है ना। 13 को 5 के साथ जमा करो, कितना बनेगा 18, 18 को 3 के साथ जमा करो, कितना बनेगा 21, 21 को 3 के साथ जमा करो, कितना बनेगा 24, 24 को 3 के साथ जमा करो, कितना बनेगा 27, 27 से 2 है, ठीक है ना। 27 को 2 के साथ जमा करो, कितना बनेगा 29, 29। अभी इनको भी जमा करो 29 जाएगा, ये इसको आप खुद करो, ठीक है ना। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था, इसको आप खुद करो, देख लो 29 आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तो आज यहाँ तक हो गया, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।